नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान 2024 का संग्राम। मैं हूं मनीष शर्मा। तो राजस्थान में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है। 2,80,78,000 मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे इस दिन। 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये 13 सीटें जो हैं हम आपको बताएं तो बाड़मेर जैसलमेर, जालौर सिरोही, पाली, जोधपुर, कोटा बूंदी, टोंक सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद है। इन्हीं सीटों पर हवा का रुख जानने के लिए हम लगातार आपके सामने पेश होते रहे अलग अलग प्रोग्रामों के जरिए। इस प्रोग्राम में हम 4 सीटों से जुड़े बड़े समीकरण आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चारों सीटों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। बाड़मेर जैसलमेर, टोंक सवाई माधोपुर में क्या जातीय समीकरण और सियासी समीकरण चल रहे हैं, और वहीं पर कोटा सीट पर इस वक्त पे क्या सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, और जालौर में किस तरह की लड़ाई रह सकती है। चारों सहयोगी हमारे इस वक्त पे जुड़ चुके हैं। शुरुआत बाड़मेर जैसलमेर सीट से ही करेंगे। इस वक्त पर पहले हम अरुण हर्ष का रुख कर लेते जोधपुर सीट पे, और जालौर सीट का उनसे हालचाल जानेंगे। अब अरुण, जो मुकाबला है पिछले 2 बार से गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है, वहां से इस बार जो मुकाबला है राजपूत बनाम राजपूत मुकाबला देखा जा रहा है। अशोक गहलोत का गढ़ माना गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक तरह से कहें कि कांग्रेस काफी कमजोर साबित हुई। लिहाजा पिछले चुनाव में जब हार हुई वैभव गहलोत की, इस बार कांग्रेस शिफ्ट कर दिया जालौर में। क्या ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है आपको अरुण? क्या इश्यूज इस चुनाव में हैं? क्या पहले की तरह परंपरागत पिछले 10 साल के जैसा चुनाव है कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, या फिर वाकई लोग स्थानीय मुद्दों को भी तवज्जो दे रहे हैं, स्थानीय चेहरों पर भी बात हो रही है? तो यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से लूंबाराम चौधरी जिन्हें मैदान में उतारा गया है। लेकिन इस बार के चुनाव दिलचस्प हो चुके हैं, क्योंकि इस बार जो प्रचार है वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार कमान संभाल रखी है, और लगातार यहाँ जालौर सिरोही के अंदर प्रचार किया जा रहा था। हालांकि आज शाम को ये जो प्रचार है ये थम चुका है। ऐसे में जो है अब तरीके से भोपू है वो बंद हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यह सबसे बड़ा मुद्दा था, वो सड़क, पानी व बिजली का मुद्दा था। इसी के बेस पर इस बार के चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस के वैभव गहलोत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें पहले दिन, शुरुआत के दिन, उनकी माता, पत्नी व बेटी लगातार मैदान में थी। तो वहीं गहलोत, उनके पिता है, वो लगातार मैदान में थे। लेकिन उनकी पत्नी जो हिमांशी गहलोत, उनकी बेटी लगातार अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं की, साथ ही डोर टू डोर संपर्क किया, लोगों से वार्ताएं की। इस तरीके से जो है समीकरण कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स, यानी कि 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के राजस्थान के लीडर्स ने भी जालौर सिरोही संसदीय सीट पर डेरा डाल रखा है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने जो प्रत्याशी है वैभव गहलोत जिताने को लेकर तमाम प्रकार के समीकरणों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा। तो वहीं लूंबाराम चौधरी की बात करें, जो चौधरी समाज से आते हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक है वो चौधरी समाज का उनके पक्ष में माना जाता है। हालांकि 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर उन्हें लूंबाराम चौधरी को मैदान में उतारा। जी मनी जी बिल्कुल, बीजेपी का गढ़ रहा है जालौर की, आपने बात बताई। हालांकि अब अरुण हर्ष का भी रुख कर लेते, जोधपुर का सियासी हाल जान लेते। अरुण, क्यों जोधपुर अपने आप में एक बड़ी चर्चित सीट रहती है, और जिस तरह से मैंने शुरुआत में इंट्रो में बताया, जालौर सीट का ब्यौरा दिया। जोधपुर में फिलहाल क्या स्थिति बन रही है? कौन से समीकरण इस बार नए हैं? क्या कोई स्थानीय फैक्टर्स प्रभावी दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर पिछले 2 बार की तरह परंपरागत रूप से एक चेहरे पर चुनाव हो रहा है? अब शायद अरुण तक हमारा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। जी हाँ, देखिए, इस बार के चुनाव की बात करें तो जालौर सिरोही क्षेत्र के अंदर जो चुनाव है वो साफ तौर से इस बार जातिगत फैक्टर को साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो माली समाज से आते हैं, जो माली समाज का वोट बैंक है, मूलतः वो बीजेपी को सपोर्ट करता था। लेकिन इस बार के जाति समीकरणों के आधार पर माली समाज के वोट को अपने ओर डाइवर्ट करने के साथ बिश्नोई समाज का वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वही देवासी समाज का वोट है वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर के आधार पर है वो कांग्रेस अपने आप में
जीत के दावे कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लूंबा राम चौधरी व उनके समर्थक है जी श्याम, जी जी पार्टी के परंपरागत वोट के बदौलत अपनी जीत को कायम करने का दावा जी करते जी नजर श्याम जी। आप श्याम बिल्कुल, आप जोधपुर सीट का भी आपसे हालांकि जानेंगे। अब शाकिर अली इस वक्त हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं और श्रीकांत व्यास भी जैसलमेर से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं आपके बाद। सबसे पहले श्रीकांत, जो बाड़मेर जैसलमेर सीट है, जिस तरह से ग्राफिक्स में भी अभी हम दिखा रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी रोचक सीट इस बार बन गई है पूरे राजस्थान में, जिस पर सबकी नजर है। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि बाहरी, चाहे दिल्ली में बैठे हो या फिर बाकी देश में, सब बाड़मेर जैसलमेर सीट के त्रिकोणीय मुकाबले को जानना चाहते हैं। आप लगातार वहां पर कवर कर रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए कि क्या जिस तरह से बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर एक फेस होते हैं और बाकी सब स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, क्या बाड़मेर जैसलमेर सीट में इस तरह का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन देखने को मिल रहा है या फिर अलहदा है इस बार चुनाव वहां पर? इस बार का चुनाव जो है वो अनोखा है और स्थितियां कुछ न कुछ एक दशक पुरानी यादें ताजा कर रही है। 2014 में जिस तरह भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के ही कद्दावर नेता बागी हुए थे, जसवंत सिंह जसोल, और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, इस बार की स्थिति कुछ ऐसी ही है। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा से ही बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोकी है, जिसके बाद चुनाव रोचक हुआ है। और जिस तरह आपने कहा कि देश भर की नजरें जो है इस संसदीय सीट पर टिकी है, तो उसका एक बड़ा फैक्टर भी रविंद्र सिंह भाटी है। भाजपा राम मंदिर, सीए के मुद्दों को और नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर बातचीत कर रही है, उन्हीं पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो बदलाव की बाहर की बात करती है और जेएमएम फॉर्मूला जो है जातीय समीकरण कहीं ना कहीं सीट पर हमेशा से काम करते आए हैं। इस बार भी कुछ स्थितियां वैसी ही होगी। जाट मुस्लिम मेघवाल गठबंधन के सहारे कांग्रेस ने आरएलपी से आए उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट तो दे डाला, लेकिन इसी बीच हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के संस्थापक है, उन्होंने जो बयान दिए कि पार्टी के साथ जिसने गद्दारी की, मैं उसके लिए रोड शो में नहीं आऊंगा, मैं उसके लिए सभा में नहीं आऊंगा, तो वो बाड़मेर में सभा करने नहीं आए। ये एक जो है कहीं ना कहीं लॉस कांग्रेस को हुआ है। आरएलपी से गठबंधन के बावजूद इस सीट पर कोई विशेष लाभ होता हुआ नजर नहीं आया। और इसी के साथ अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की, तो पहले माना जा रहा था वो केवल भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होंगे, लेकिन वो कांग्रेस के लिए भी उतने ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। वो राजपूत हैं, इसलिए राजपूत वोटर्स का रुझान उनकी तरफ है, क्योंकि पिछले 3 बार से भाजपा ने लगातार जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा के कोर वोटर्स जो राजपूत है वो कौम नाराज थी। वहीं पुष्पेंद्र रूपाला ने जो गुजरात में बयान दिया, ऐसे कुछ घटनाएं लगातार घटी, ऐसे संयोग बने कि राजपूत वोटर्स जो है वो नाराज थे और इसी का फायदा 2 जाट प्रत्याशियों के खड़े होने के बाद रविंद्र सिंह को मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ रविंद्र सिंह ने ताल ठोकी थी और रविंद्र का केस युवाओं और महिलाओं में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था। साथ ही साथ अब जिस तरह से कल पूर्व विधायक और मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता, मुस्लिम समाज के बड़े नेता अमीन खान ने जो बयान दिया कि मैं किसी जाट को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पिछले 3 चुनाव में जाट जो वोटर्स थे उन्होंने मुझे वोट नहीं दिए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो है मुस्लिम किसी उम्मीदवार को इस मैदान में नहीं उतारा, ये भी एक नाराजगी थी। कहीं ना कहीं दूसरा फैक्टर भी है कि अगर रविंद्र सिंह सांसद बनते हैं तो सिर्फ से वो अभी विधायक है, तो वो विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं अमीन खान अपना लक आजमा सकते हैं, एक बार फिर वो विधायक बन सकते हैं, तो वो भी उनकी उम्मीद थी। तो इसी सब कयासों के बीच उन्होंने भी रविंद्र को कहीं ना कहीं अंदर खाने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी को कहूंगा नहीं कि वोट दो, लेकिन किसी को प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूर्ण रूप से रविंद्र के साथ। जी जी, ये बयान कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि अमीन खान जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता है। तो हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद जिस तरह बीजेपी को बढ़त मिली और अमीन खान के बयान के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, पहले टक्कर मानी जा रही थी कांग्रेस और निर्दलीय के बीच होगी, लेकिन अब स्थिति जो है वो तीनों के ही बीच कश्मकश की बन चुकी है। 25 की रात को जाट का पंचायत क्या डिसीजन करती है, कहते हैं मुस्लिम वोटर्स के लिए फतवे जारी होते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद इन दिनों पाकिस्तान में है, ऐसी भी सूचना मिली थी कि वो अपने धार्मिक कार्यक्रम के तहत है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। लेकिन क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, बाड़मेर जैसलमेर सीट हॉट सीट है। इस तरह ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की पहली और देश की दूसरी विधानसभा सीट है, तो हॉट सीट के मामले में ये सबसे ज्यादा तपिश सियासी गर्मी देने वाली जी बिल्कुल सियासी तपिश निश्चित रूप से होगी। अब गर्मियों के दिनों में भी वो तपिश महसूस की जाती है, तो अब इस बार तो सियासी तपिश का डबल डोज है लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए। श्रीकांत, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, जरा ये भी दर्शकों को बताइए आप
कि जो राजपूत और जाट कॉम्बिनेशन है वो खासा मायने रखता है। उसको बीजेपी ने साधने के लिए वहां पर प्राइम मिनिस्टर की रैली के दौरान वहां पर मानवेंद्र सिंह को भी बीजेपी वापस से ज्वाइन कराई, कहा गया कि घर में लौट कर आए। लेकिन फिर मानवेंद्र का एक नया एपिसोड सामने आता है, उसको लेकर बड़ा लोगों में कन्फ्यूजन हुआ। दूसरी चीज़ जरा ये भी बताइए कि क्या वहां पर रविंद्र सिंह भाटी है, क्या अक्रॉस जो 8 विधानसभाएं पड़ती हैं इस लोकसभा में उन पर उनका प्रभाव देखा जा रहा है, या फिर जहां से वो जीते उन इलाकों तक उनकी पकड़ ज्यादा सीमित है, क्योंकि कंपैरेटिवली युवा है और पुराने नेता नहीं है? देखिए, जो जमाना है वो डिजिटल इंडिया का है और सोशल मीडिया आज के जमाने में हर कोई यूज करता है। अगर सर्विस की आंकड़ों की बात करें कि सबसे ज्यादा जो रूरल इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान के और अन्य जो इलाके हैं राजस्थान के जहाँ रूरल एरियाज है वहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट की खपत होती है। तो ये कहना गलत होगा कि यहाँ के लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर एक अलग ही क्रेज रविंद्र सिंह का है। 2018 में जिस तरह से यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतने के बाद पेपर लीक के मामले में उन्होंने विधानसभा का घेराव किया था, जिसके बाद वो लगातार सुर्खियां बटोरे हुए हैं, चर्चा में बने हुए थे। फिर अचानक आए, शिव में उतरे, 8 दिन के लिए भाजपा ज्वाइन की, भाजपा ने टिकट काट दिया, निर्दलीय जो है वो बागी तेवर अपनाए और इस क्षेत्र में आज तक बागी तेवर जो है वो पसंद किए जाते हैं और जो युवा है वो खासकर बागी तेवरों को पसंद करते हैं। तो उसका इफेक्ट जरूर नजर आया। लेकिन जो आपने कहा मानवेंद्र सिंह थे, मानवेंद्र सिंह भाजपा में तो आ गए, लेकिन राजपूत वोटर्स को साधने में अब तक उतने जो है वो कारगर साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि न तो वो प्रचार में उतरे, इस सीट पर उन्होंने अब तक प्रचार नहीं किया। हालांकि एक मीटिंग उन्होंने राज्यवर्धन राठौड़ जो कैबिनेट मंत्री है राजस्थान की भजनलाल सरकार में, उनके साथ ली जरूर कल शिव में, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं था। और उनके जो बयान है, जोधपुर में उन्होंने कुछ मीडिया के साथियों से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि समाज को एकजुट रहना चाहिए और पुष्पेंद्र रूपाला की बात की। लेकिन जब बात रविंद्र की आई तो उन्होंने कहा कि सबको अधिक से अधिक मतदान करना। ठीक है, क्योंकि खुद भाटी भी राजपूत चेहरा है और जिस तरह से अगर राजपूतों की बात करें तो निश्चित रूप से ऐसा आपने बताया कि युवा चेहरा है और बागी हैं, तो वो ज्यादा अपील करता है इस इलाके में। तो ये बात समझी जा सकती है क्यों भाटी लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि किन इलाकों में उनकी ज्यादा पकड़ है, कहां उनके लिए चुनौतियां, उस पर भी आएंगे। रवीश का रुख करते हैं। रवीश हमारे साथ टोक से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से सीट को कवर कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी आपने देखी होंगी रवीश की रिपोर्ट्स। और अब लोकसभा में रवीश जो अगर मुकाबला देखें, टोक सवाई माधोपुर जयपुर से सटी सीट है, भले बड़े चेहरों वाली सीट नहीं हो, लेकिन जो चेहरे इसके पीछे हैं, जो सीट पर जो दाव लगा रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली होती है, उधर सचिन पायलट का कांग्रेस में सियासी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप वहां कवर कर रहे हैं, क्या डिसाइडिंग फैक्टर इस सीट पर हो सकते हैं? और फिलहाल जो इलेक्शन है वो किस मोड पर यहां टोक में देखा जा रहा है? जी मनीष, टोंक सवाई माधोपुर वो सीट है जो सत्ता के साथ चली पिछले 3 चुनाव से। अगर हम 2009 की बात करें तो नमो नारायण मीणा ने पहला चुनाव जीता था परिसमन के बाद में, तब कांग्रेस की सरकार बनी थी, यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी केंद्र में। उसके बाद पिछले 2 चुनाव के अंदर यहाँ सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने जीत हासिल की और केंद्र में भी जो है बीजेपी की सरकार बनी। तो उस सूरत में कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण सीट है, सत्ता के साथ चलने वाली सीट है। एक तरफ जो है बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जोनापुरिया, ये उनका लगातार तीसरा चुनाव है और वो मोदी मैजिक के साथ ही जो है 10 साल में जो कार्य हुए हैं उनके सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अपने प्रचार में हमेशा मोदी के नाम को सहारा लेते हैं। 10 साल के अंदर जो योजनाएं सरकार की आई उनका बखान करते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा, जो पहला चुनाव जो था हरीश चंद्र मीणा का डीजीपी के बाद में, वो उन्होंने बीजेपी से जीता था, सांसद बने, उसके बाद 2 विधायक के चुनाव जीते। तो हरीश चंद्र मीणा जो है एक बड़ा चेहरा है, डीजीपी रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव हारा नहीं है। एक तरफ सचिन पायलट की प्रतिष्ठा है, प्रचार जब खत्म हुआ आज, तो प्रचार का समय खत्म हुआ उससे पहले भी सचिन पायलट टोंक पहुंचे, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लिया। बीजेपी की तरफ से मोदी जो है कल उनियारा आए थे। तो मोदी का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है मनीष कि 2019 के अंदर राजस्थान में चुनाव प्रचार का आगाज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक की धरती से 23 फरवरी को किया था और 23 फरवरी को किया था। और उसके बाद में वही जो है 23 तारीख जो थी कल, 23 अप्रैल को उन्होंने चुनाव प्रचार 2024 की राजस्थान की आखिरी सभा उनियारा से की। तो क्या मोदी के लिए यह था कि मोदी ने जो है टोंक को लक्की माना और 25-0 सीट मिली? इस बार क्या होगा यह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं, क्योंकि ये सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, 21,35,000 वोटर्स हैं,
मीणा वोटों की संख्या जो है 3.25 लाख के ज्यादा है, गुजर वोटर्स जो है 3 लाख से कम है, एससी का वोट 4 लाख के ऊपर है, जाट वोट जो है लगभग 2 लाख के नीचे हैं, अल्पसंख्यक वोट 2.25 लाख है। तो उस सूरत में जातिगत मुद्दे जो है, क्योंकि ये चुनाव ऐसा है कि कांग्रेस का जो है, बीजेपी ने तीनों बार जो टिकट दिए वो गुजर जाति से दिए हैं, कांग्रेस ने एक बार अल्पसंख्यक को टिकट दिया, 2 बार जो है मीणा जाति को टिकट दिया। अब बीसलपुर बांध का मुद्दा हो, रेल का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्योंकि टोंक और सवाई माधोपुर पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी में आते हैं। सवाई माधोपुर का जो स्थान है वो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी टाइगर सेंचुरी के लिए पहचाना जाता है, लेकिन आज भी दोनों जिले जो है कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारों की एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं कि यहां से युवा पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर। बिल्कुल अब बिल्कुल। क्या जनता फैसला करती, ये फैसला तो 26 को जब मतदान होगा तब होगा। निश्चित रूप से अब करीब 80% ग्रामीण आबादी है और 20% यहाँ शहरी आबादी है। रवीश, ये भी अर्थमेटिक लोगों को बता देते हैं, जनता को। दूसरा, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी कि यहाँ ना सिर्फ गुर्जर बल्कि मीणा और मुस्लिम भी काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसकी भी आपसे बात करेंगे। और जो मुद्दे हैं खासतौर पर जो खेती, हथकरघा और पर्यटन जो खासतौर पर सवाई माधोपुर तक ही सीमित है, रणथंभौर तक या फिर यूँ कहें, उसको लेकर भी क्या वहां पर इश्यूज हैं। शाकिर का रुख कर लेते हैं। शाकिर कोटा से मौजूद है, लगातार इस सीट को कवर कर रहे हैं। शाकिर, बीजेपी का एक तरह से कहें गढ़ है, आरएसएस का गढ़ कहें, ये सीट अपने आप में रही है कोटा का लोकसभा चुनाव क्षेत्र। और मोटे तौर पर अगर देखें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और उनका संवैधानिक पद, एक तरह से राजस्थान में कोटा की प्रतिष्ठा उन्होंने बढ़ाने का काम किया, उसके आसपास वो इस चुनाव में वोट मांगते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक सियासी रार भी इस चुनाव में कोटा में देखी गई है। बीजेपी छोड़कर गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल मैदान में हैं और वो जो ताल ठोक रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, ये चुनाव जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए आसान चुनाव नहीं रहा। पिछले जो 2 चुनाव थे उसमें ओम बिरला जो है उतनी उनको मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन इस चुनाव में क्योंकि कांग्रेस ने अंतिम समय में जो है प्रहलाद गुंजल को पार्टी में शामिल करके और यहाँ से प्रत्याशी बना दिया, तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी के बारे में भी प्रहलाद गुंजल भली भांति समझते हैं। तो वो चुनाव जो लड़ रहे हैं प्रहलाद गुंजल, वो जो है बहुत उनका भी माइक्रो मैनेजमेंट है। हालांकि ओम बिरला जो है बड़ा नाम है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तीसरा चुनाव वो लड़ रहे हैं, 8 विधानसभाओं में उनके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है। लेकिन प्रहलाद गुंजल के जब सामने आने के बाद, क्योंकि जातिगत समीकरण जो है प्रहलाद गुंजल के फेवर में ज़्यादा जाता है, गुर्जर यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसके अलावा माइनॉरिटी के वोट है और मीणा समाज जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो मीणा समाज जो है इस पूरे चुनाव में अब उसी पर सबका फोकस हो गया है कि मीणा समाज जिसको सपोर्ट करेगा वो ये इस चुनाव में जो है बाजी मार सकता है। एससी वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है और जहां तक विधानसभा सीटों की बात है तो 8 में से 4 विधानसभा बीजेपी के पास है और 4 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस जो है इस मामले में पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों को लेकर के प्रचार में कूदी थी शुरू से ही, और उन्होंने चुनाव को स्थानीय रखने का पूरा प्रयास किया। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ओम बिड़ला, वो शुरुआत से ही उनका पहली सूची में ही क्योंकि नाम आ गया था, वक्त भी उनको खूब मिला, उन्होंने पूरा चुनाव जो है ज़्यादातर वक्त में जो है जो प्रचार अभियान किया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, देश की बात की, उनके कार्यकाल की बात की। लेकिन अब अंत में क्योंकि जिस तरह के स्थितियां बन गई, लोकल इश्यूज भी जो है इस चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी होने लगे, तो अब जो है बीजेपी प्रत्याशी ओम बिड़ला ने भी जो है अपने काम दिखाए। पिछले दिनों जो है मुख्यमंत्री की भी यहाँ पर सभा आयोजित की गई, मुख्यमंत्री भी आए। जी शाकिर जी, सरकार द्वारा जो 6 महीने में एयरपोर्ट को लेकर के जो बात की जा रही थी, जी शाकिर, वो बड़ा मुद्दा है एयरपोर्ट का कोटा में। तो वो एयरपोर्ट को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, लोगों को आश्वस्त किया कि अब एयरपोर्ट का काम भी जल्दी होगा। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो एयरपोर्ट के मुद्दे की बात कर रहे हैं। कोटा में जो फैक्ट्रियां बंद हुई थी, वो फैक्ट्रियां क्यों चालू नहीं हो पाई 10 साल में।